पिछले भाग में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे दुनिया के सामने आई, कैसे इस सभ्यता के साथ ही भारत का इतिहास 6000 साल पीछे चला गया। आप सुन रहे हैं अनबाउंड स्क्रिप्ट और आज हम जानेंगे कि आखिर कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे थे यहाँ के लोग, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे रहते थे। ये सब जानेंगे आज के इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या होती है सभ्यता, क्योंकि कई बार हम सभ्यता और संस्कृति के बीच उलझ कर रह जाते हैं और दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। इसे ऐसे समझिए कि जो भी हम खाते पीते हैं या जो भी हमारा रहन सहन है, जिसमें हमारे पहने जाने वाले कपड़ों से लेकर बोले जाने वाली बोली तक आ जाती है, ये सब सभ्यता के खांचे में आता है। इसके इतर जितने भी आचार विचार हैं वो सब संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस तरह दुनिया भर की सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामने आने से पहले सिर्फ 2 सभ्यताएं थी जिसके बारे में दुनिया को पता था, और वो सभ्यताएं थी दजला फरात नदी के किनारे बसी मेसोपोटामिया और नील नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिलते जा रहे हैं, भारत का इतिहास समय में और पीछे चलता जा रहा था। इस तरह कार्बन डेटिंग से इस सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया। हालांकि इस सभ्यता के टाइम पीरियड को लेकर कई थ्योरी दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने 3300 से 1750 ईस्वी पूर्व के समय को ही माना है। साल 1921 से जो खुदाई शुरू हुई थी उसमें अब तक 3000 से भी ज्यादा जगहें हमें पता हैं, लेकिन इसमें भी 2 शहर ऐसे हैं जिनके बिना इस सभ्यता की कहानी अधूरी है। वो शहर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। खुद हड़प्पा का नाम तो उसके वर्तमान के नाम पर रखा गया, लेकिन आज जहां मोहनजोदड़ो है वहां खुदाई के साथ ही ढेर सारी कब्र मिलने लगी थी, इसीलिए इस शहर का नाम ही मोहनजोदड़ो रख दिया गया। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। इसके अलावा जैसे जैसे खुदाई होती गई, नए नए जगहों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। हर नई जगह के साथ इस सभ्यता की नई इबारत लिखी जाती रही। ऊपर से इन शहरों की बसाहट और बनावट ऐसी है कि आज का कोई आधुनिक शहर इसे टक्कर दे ही नहीं सकता। इन शहरों की सिटी प्लानिंग ऐसी थी कि आज भी हमारे कई शहर इनके आगे नहीं टिकते। कहा तो ये तक जाता है कि आज के जितने भी आधुनिक शहर हम देखते हैं, इस बसावट से वो बसावट कहीं बेहतर थी। आज जिस सेक्टर में बटे आधुनिक शहरों का हम जिक्र सुनते हैं, वो दरअसल आज से 6000 साल पहले भारत में मौजूद थे। घर हो, पक्की गलियां हो, जल निकासी की नालियां हो या साफ सफाई की स्थिति, सब कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित। इन शहरों के एक छोर पर दुर्ग होता था जहां शासक वर्ग रहता था। उससे नीचे आम लोगों के रहने की पक्की ईंटों के मकान होते थे। पूरे शहर में मकान ऐसे जैसे कोई ग्रिड हो, साथ में समकोण पर काटती सड़कें मानो इंच इंच नाप कर बनाई गई हों। इन सब विशेषताओं के साथ कुछ और संरचनाएं ऐसी थी जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसमें मोहनजोदाड़ो का एक बड़ा स्नानागार, अनाज रखने की कोठरी, गुजरात के लोथल का डाक यार्ड जैसी संरचनाएं इसके विकास की दास्तां सुनाती हैं। इस सभ्यता में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को देखकर ये कहा जाता है कि आज के आधुनिक शहरों में भी साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इनमें इस्तेमाल की हुई ईंटें भी अपने आप में खास हैं। दरअसल इन ईंटों पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी, जिससे ये ईंटें वाटरप्रूफ ईंटों की तरह काम करती थी। इस तरह की सभ्यता जितनी नगरीय थी, उतनी आज के गांव के परिभाषा के नजदीक भी। कालीबंगा से मिले चावल के सबूत बताते हैं कि इस जगह पर लोग खेती करते थे। पशुपालन के तो इतने सबूत हैं कि ये सभ्यता पशुपालन प्रधान थी। खान पान में समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की कड़ियां उस समय की दूसरी समकालीन सभ्यताओं से भी जुड़ी हुई थी।
यहाँ से मिले बड़े बड़े अनाज के कोठरों और मुहरों को देखकर कहा जाता है कि जरूर यहाँ के लोग व्यापार में निपुण थे। आज की तरह पैसों के चलन का तो कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि यहाँ के लोग इस जगह सामान की अदला बदली करते होंगे। पहनाव के मामले में भी इस सभ्यता के लोग कितने शौकीन थे, इस बात का सबूत है यहाँ से मिली एक प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति। इसे डांसिंग गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। हाथ में चूड़ियां, गले में हार पहनने वाली मूर्ति आज भी इस सभ्यता की पोस्टर गर्ल है। इस तरह इस सभ्यता के रहन सहन के बारे में आज 100 सालों बाद हमारे पास कई शोध और उनसे निकले हुए कई ठोस नतीजे हैं, लेकिन अब भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में सटीक और ठोस जानकारियां किसी के पास नहीं है। उन्हीं में से एक है यहाँ की भाषा और लिपि। इन 100 सालों में इस पर कई रिसर्च हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि आखिर यहाँ के लोगों की भाषा क्या थी और वो कौन सी लिपि थी जिसमें वो अपनी बातें लिखते थे। संयोग देखिए कि हमारे पास यहाँ से लिखाई के कई सबूत मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इतने सालों की रिसर्च के बाद हम बस इतना जान पाए हैं कि इनकी लिपि चित्रात्मक थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लिपि संकेतों में लिखी हुई है, लेकिन इस बात से सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। इसका नतीजा ये है कि आज भी हम इस सभ्यता को पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। आज इतने सालों बाद भी इस सभ्यता के बारे में हमारे अधिकतर निष्कर्ष अनुमानों पर टिके हुए हैं। यहाँ तक कि इस सभ्यता के खत्म होने की वजहों का आज तक पता न चल पाने का मुख्य कारण ही लिपि है। एक विशाल सभ्यता, एक पूरी विकसित सभ्यता, सभी प्रकार के आधुनिक दिखने वाली सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कैसे ये खत्म हुई? क्या वजहें रही? कहाँ गए यहाँ के लोग? कैसे एक झटके में पूरी सभ्यता का नामो निशान मिट गया? आज तक कोई बताने वाला नहीं है। इसे लेकर सालों से ढेरों रिसर्च हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सबकी राय इतनी बटी हुई है कि किसी एक को सच मान लेना मुश्किल है। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग मत हैं। ऐसे में अचानक अतीत से धूमिल हुई इस सभ्यता का अंत अब तक सिर्फ अनुमानों पर टिका हुआ है, और वो अनुमान भी कुछ और अनुमानों पर टिके हुए हैं।